Okay. Good morning, everyone. Audible voice? लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने टनल डायोड कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी आज का टॉपिक है वेरिएक्टर एंड एलईडी डायोड। तो पहले वेरिएक्टर से स्टार्ट करते हैं। वेरिएक्टर डायोड, ठीक है, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल। ठीक है, इसमें दो वर्ड हैं एक्चुअली, वेरिएबल एंड दिस एक्टर इज फ्रॉम रिएक्टर, रिएक्टेंस। डायोड की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसको हम कैपेसिटर जैसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको और क्या कहते हैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए डायोड। ठीक है, व्हाई दिस इज नोन एज वेरिएक्टर डायोड। दूसरा नाम है इसका वेरिकैप। और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने टनल डायोड के थे, टनल डायोड का भी ध्यान रखना। टनल डायोड इज आल्सो नोन एज इसाकी डायोड, ESAKI, इसाकी। इसाकी साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था टनल डायोड को। ठीक है, तो डायोड के दूसरे नाम भी जो है अगर जिनके हैं तो वो पता होने चाहिए। तो पीएन जंक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, जंक्शन की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कि उनको एप्लीकेबल कैसे बनाया जा सकता है बाय माइन्यूट चेंजेस। कुछ चेंज करेंगे हम, उसके कंस्ट्रक्शनल जो है चेंजेस होंगे। कंस्ट्रक्शनल चेंजेस में डोपिंग, इस टाइप के चेंजेस करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड फॉर्म करते हैं। तो पीएन डायोड में दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। ठीक है, इस साइड हमारे पास नेगेटिव आयन है, यहाँ पॉजिटिव आयन को रिवर्स वाइज किया हुआ है। P is connected to negative and N is connected to positive. PN जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो डिप्लीशन रीजन में क्या इफेक्ट आ रहा था, W। PN जंक्शन, तो जंक्शन में हमने क्या इफेक्ट्स देखे ड्यू टू दिस बायस। सब लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, W इंक्रीज होती है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाएगी, W। ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो दिस P रीजन कंसिस्ट ऑफ होल्स। ठीक है, N रीजन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास डिप्लीशन रीजन है W विड्थ का। तो P रीजन में भी कैरियर्स हैं, N रीजन में भी कैरियर्स हैं। द ओनली रीजन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ कैरियर इज दिस डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैरियर नहीं है। तो बेसिकली ये कंडक्टिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ कैरियर्स है तो यहाँ कंडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ इस रीजन को यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ कैरियर्स नहीं है। तो बेसिकली दो कंडक्टिंग रीजन नॉन कंडक्टिंग रीजन से सेपरेटेड हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जहां दो कंडक्टिंग रीजन, तो किस टाइप की एप्लीकेशन फॉर्म होती है, बेसिकली क्या फॉर्म होता है वहां, कैपेसिटर। ठीक है, तो बेसिकली यह एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। तो मैंने जंक्शन जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, क्योंकि वेक्टर में हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो पीएन जंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो कंडक्टिंग रीजन इंसुलेटिंग रीजन से स्पेस्ड है या सेपरेटेड है। तो बेसिकली ये पूरा पीएन जंक्शन एक कैपेसिटर के जैसे बिहेव करता है। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू जो होगी C, ठीक है, सेम पढ़ा हुआ है इससे पहले, एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन क्या होता है यहाँ, परमिटिविटी मटेरियल की। ठीक है, जिसको हमने इंसर्ट किया हुआ है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, यूज कर रहा हूँ सेम एनालॉजी।
कैपेसिटर के बीच में जो भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है, एरिया ए है और स्पेसिंग डी। तो कैपेसिटर जो टोटल कैपेसिटेंस फॉर्म होगा कैपेसिटर का, दैट विल बी C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय डी। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे जो डी है, डी की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिंग W, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा पीएन जंक्शन का कैपेसिटर है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, और दिस W इज डिप्लीशन रीजन विड्थ, ठीक है। तो C इज अ फंक्शन ऑफ W, C इज अ फंक्शन ऑफ W। और W की अगर हम बात करें, W जो है डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है, ये खुद भी एक किस पैरामीटर का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ, बताओ, पीएन जंक्शन स्टडी हो चुकी है, W कैसे चेंज होता है, W इज अ फंक्शन ऑफ XP प्लस XN। बाकी लोग, W किसका फंक्शन है सर NA NB का। और कोई, डोपिंग लेवल, बायस वोल्टेज। बायस वोल्टेज कौन बोला, आकाश, कौन, नाम बताओ, शिवम, हाँ शिवम। बाकी लोग मुझे ये बताओ, फंक्शन का मतलब है हम जिसको चेंज करके, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स लिखा तुमने तो जो वेरी किया जा सकता है, ठीक है, एन ए एन डी, बाकी लोग जो बोल रहे हो, क्या एन ए एन डी ड्यूरिंग प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट चेंज कर सकते हैं। एक बार तुमने इनिशियल लेवल पे जब तुमने फैब्रिकेट किया था, सेमीकंडक्टर जब फॉर्म किया, उस समय तुमने पी और एन की डोपिंग डिसाइड कर ली, आपके ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट डोपिंग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या। एक बार तुमने टनल डायोड बनाया, जीनर डायोड बनाया, पीएन जंक्शन जो भी डायोड तुमने फॉर्म किया है, उसमें तुमने डोपिंग फिक्स की होगी, तभी सेमीकंडक्टर फॉर्म हुए। क्या एक बार सेमीकंडक्टर है, एक बार ही डिसाइड होता है जब सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग जो है एक्सपेरिमेंट तुम डोपिंग चेंज नहीं कर सकते, वो वेरिएबल नहीं है। तो W डायरेक्ट फंक्शन नहीं है NDNA का जो हम ट्यून कर सकते हैं, या हमारे कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। जो डायरेक्ट फंक्शन है जिसको हम ट्यून कर सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है तुमको एक्सटर्नली, दिस वोल्टेज एक्सटर्नल बायस, फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बायस, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो W V को चेंज करके चेंज किया जा सकता है V से, ठीक है। और नेचर क्या है, जब V बढ़ाओगे, ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल, ठीक है, VR ले लेता हूं मैं यहाँ क्लैरिटी के लिए, जब VR बढ़ाते हो तो W का इम्पैक्ट क्या होगा, W बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, इंक्रीज होगा। कोरस्पॉन्डिंगली कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ये रिलेशनशिप। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर बना सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वोल्टेज डिपेंडेंट हो, क्लियर है। यूजिंग पीएन जंक्शन वी कैन फॉर्म अ कैपेसिटर whose capacitance can be tuned or varied using external voltage, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक मिनट रुको जरा, नरेंद्र कुमार द्विवेदी, आवाज सुनाई दे रही है, म्यूट से हटा के बताओ। नरेंद्र कुमार द्विवेदी, यस सर। टाइम कितने बजे है क्लास का, कितने बजे से क्लास स्टार्ट होने के लिए मैसेज डाला था मैंने,
11:30। तो ये क्या है, ये कोई क्या कहते हैं तुम्हारा मॉल है कि कभी भी आ गए कभी भी चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? नो सर, नेटवर्क इशू था। तो अभी कैसे नेटवर्क शॉर्ट हो गया? ये सारे एक्सक्यूजेस और ये लास्ट बार जो है मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है? 11 बजे अगर मैंने टाइम दिया है, सुन लो सब, बाकी सारे लोगों के लिए भी है, तो 11 के बाद 11:05 तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि 5 मिनट जो है वो ज्वाइन कराने में टाइम लगता है, तो कुछ लोग क्यू में हो सकते हैं। पर तुम 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कभी भी अगर आओगे ना, बेटर है कि मत आओ। सर गांव में बहुत ही नेटवर्क इशू रहता है। तो बेटा पर पहले बता दो मुझे, ठीक है? जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो टेक्स्ट कर दो कि सर नेटवर्क इशू है, पर ऐसे मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग आधे घंटे के बाद ज्वाइन करते हैं। तो नेक्स्ट ओके वाली सर। क्लास में सब लोग, अभी इस बार तो मैं जो है अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अलाउ नहीं करूंगा, ओके ठीक है? सर। हाँ। ओके। तो बेसिकली वी कैन चेंज दिस कैपेसिटेंस यूजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज। तो ये वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर फॉर्म हो चुका है वोल्टेज चेंज करके। तो ये बड़ा एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो बाकी कैपेसिटर, ठीक है, तो बाकी सारे कैपेसिटर एक फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? तो फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब सर्किट में उनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। तो ऐसे सर्किट जहां पे आपको ट्यूनिंग वाले कैपेसिटर की जरूरत होती है, सर रेडियो में। गुड, रेडियो में जो तुम्हारा एफएम है, ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग जो होती है वो हम कैपेसिटर ट्यून करके, तो तुम लोग क्या कहते हैं एफएम सुनते हो, क्लियर है? तो जो उसकी ट्यूनिंग रेंज होती है ट्यूनिंग से, ठीक है, एफ एफ की वैल्यू क्या होती है आरसी सर्किट के लिए? 1/√LC, 2/√LC, 1/2/√LC। 1/2 पाई रूट ओवर एल सी, ठीक है? तो एफ इज सी डिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी इज कैपेसिटेंस डिपेंडेंट, और कैपेसिटेंस कैन बी ट्यून्ड। तो समझो अगर हमारे पास वोल्टेज वेरिंग कैपेसिटर नहीं होता तो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, वो पॉसिबल नहीं थी। तो ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं थी, मतलब एक ही स्टेशन ट्यून होता, जो भी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इस सी एल के कॉम्बिनेशन से, वो फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है? इंडक्टर वेरी करना आसान नहीं है, कैपेसिटेंस ट्यूनिंग इज इजी या सिंपलर एज कम्पेयर टू इंडक्टर ट्यूनिंग, ठीक है? इसीलिए इस एडवांटेज को, इस टाइप के डायोड का यूज करते हैं हम लोग जहाँ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट यूजेज हैं की। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कितने लोगों को कि पीएन जंक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर इन रिवर्स बायस? रिवर्स बायस में क्यों? क्योंकि डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंटली चेंज जो होगा कम और ज्यादा, डब्ल्यू को हम ट्यून कर सकते हैं रिवर्स बायस में। तो वेरिएबल कैपेसिटर जो है रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को बनाया जा सकता है। ये कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर है? फिर आगे बढ़े इसी में। डाउट किसी को हो तो बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, अच्छा, अब बात आती है सेकंड पैरामीटर की, जो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज एज वेल एज डोपिंग। ट्यून नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ड्यूरिंग द प्रोसेस डोपिंग चेंज करें और डब्ल्यू चेंज हो जाए। वंस एन एन डी फिक्स्ड, डब्ल्यू इज फिक्स्ड, ठीक है? मतलब उसको रिस्पॉन्डिंग सेट के लिए डब्ल्यू फिक्स हो जाएगा, बी को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। तो एन एन डी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। एन एन डी मतलब डोपिंग लेवल, ठीक है? तो डोपिंग लेवल से ही डिसाइड होता है किस टाइप का कैपेसिटर फॉर्म होगा। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन की, जो हमने लाइटली डोप या नॉर्मल लिया हुआ था, एज वेल एज, एक तो मैंने डोपिंग का लेवल बता दिया, डोपिंग मतलब मॉडरेट डोपिंग है, ठीक है? दूसरा डोपिंग की प्रोफाइल। तो यहाँ इंस्टेड ऑफ लेवल, यहाँ पे मैं लेवल की बात नहीं कर रहा डोपिंग की, ध्यान रखना, ठीक है? एनएनडी मैं बोलूंगा कि इस लेवल की डोपिंग है। लेवल मतलब कि मॉडरेट है, लाइट डोप्ड है, या हैवी डोपिंग है, ठीक है? दिस इज लेवल या डेप्थ ऑफ डोपिंग, किस डेप्थ तक की डोपिंग हुई है। कितने लोगों को पता है प्रोफाइल क्या होगा? मैंने इससे पहले एक बार बताया, बताओ कोई जानता है प्रोफाइल ऑफ डोपिंग?
पीएन जंक्शन में कभी ये टर्म यूज किया है अगर तो कोई बता सकता है? लेवल ऑफ डोपिंग सभी लोगों को क्लियर है करूं मैं, तो हमने जो पीएन जंक्शन यूज किया है वहां हमने किस प्रोफाइल की बात की है? ठीक, नहीं पता किसी को। ये जो प्रोफाइल है वो अलग अलग टाइप की प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अगर जंक्शन की बात करूं, ठीक है, जैसे सपोज x इक्वल टू 0 पॉइंट जंक्शन है, तो जब हम x इक्वल टू 0 से टूवर्ड्स n मूव करें या टूवर्ड्स p मूव करें, ध्यान से समझो कि x इक्वल टू 0 पॉइंट से मतलब डिप्लीशन रीजन जहां पे जस्ट सेमी प्रोफाइल है वो कैसा है? वो कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट डोपिंग हो सकती है, ठीक है, या लीनियर डोपिंग हो सकती है, ठीक है, या सपोज कांस्टेंट दिस इज लीनियर। तो मुझे कोई बता सकता है क्या कि हमारे पीएन वाले केस में हमने इन दोनों में से किस डोपिंग प्रोफाइल का यूज किया हुआ है? हाँ? मेरा क्वेश्चन है डोपिंग प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं पीएन जंक्शन में, ठीक है, तो डोपिंग प्रोफाइल दो टाइप से हो सकती है, मतलब x इक्वल टू 0 जो तुम्हारा डिप्लीशन रीजन जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके राइट साइड में अगर डोपिंग एन टाइप की डोपिंग है, यहाँ पी टाइप की डोपिंग है, या यहाँ पेंटावेलेंट डोप है, यहाँ ट्राईवेलेंट डोप है, तो मैं जब इस जंक्शन से आगे जाता हूँ या इस डिप्लीशन रीजन को कहें एक्चुअली, ठीक है, इस डिप्लीशन रीजन से जब मैं आगे जाता हूँ का नेचर या तो मैं लीनियर रख सकता हूँ। लीनियर का मतलब कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे डोपिंग जो है बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे डोपिंग बढ़ते जाएगी, मतलब हेवीली डोप्ड होगा और अंदर के साइड डोपिंग कम होगी। यहाँ पीएन जंक्शन में यहाँ बहुत ज्यादा डोपिंग होगी, यहाँ सबसे कम, लीनियर, ठीक है। और सर क्या कहते हैं ये कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमने अपने पीएन जंक्शन जो हमने स्टडी किया है उसमें किस टाइप का डोपिंग प्रोफाइल देखा हुआ है? कोई बता सकता है? सर कांस्टेंट। बाकी लोग बताओ, टाइप करके बताओ सब लोग। सर कांस्टेंट होगा, लीनियर या कांस्टेंट? सर कांस्टेंट होगा वरना उसके अंदर ही ग्रेडियंट आ जाएंगे, मतलब डोपिंग हमने ये तो पढ़ लिया है, ये तो हमने पढ़ लिया पीएन जंक्शन। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी वाले केस में बात नहीं कर रहा मैंने जो तुम लोगों को पीएन जंक्शन पढ़ाया हुआ है इससे पहले, जहां हमने डब्ल्यू निकाला हुआ है, उस केस में मैंने कौन सा डोपिंग प्रोफाइल यूज किया हुआ था? कोई बता सकता है? मतलब सारे लोगों ने पढ़ा है, टाइप करके बताओ कि कौन सा प्रोफाइल यूज किया है। बाकी लोग टाइप करो, 3 लोगों का रिस्पॉन्स है बस। दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना, सोचना नहीं है, लीनियर और कांस्टेंट। लो नाम लेके बोलूंगा तब लिखोगे क्या, या तो मैं क्लास से बाहर निकालूं? पता नहीं इतने सारे लोगों का आंसर लीनियर है, क्यों है? तुम लोगों को मैंने प्रोफाइल भी वॉल्यूम 4 डेंसिटी के प्रोफाइल की बात की थी, अब ध्यान करो। रोबी वर्सेस एक्स प्लॉट बनाया था, वॉल्यूम 4 डेंसिटी, डोपिंग मतलब 4 जो तुम्हारा क्या कहते हैं वॉल्यूम 4 तुमने डोप, मैंने तुमको डब्ल्यू की प्रोफाइल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं वो बताया था कि दोनों साइड कांस्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। डोपिंग इस साइड और इस साइड की जो डोपिंग है ये दोनों कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल होती है। मैंने तुम लोगों टाइप में एक जैसी डोपिंग है, ऐसा नहीं है कि जंक्शन के पास ज्यादा डोपिंग है और जंक्शन से दूर बहुत कम डोपिंग है। थ्रू आउट हमने एक जैसे लेवल की बात की थी, तभी मैंने इस प्रोफाइल से, मतलब जब मैंने बोला कि थ्रू आउट सेम डोपिंग है, तभी मैंने वॉल्यूम चार्ज को कांस्टेंट बनाया था ऐसे।
कि क्योंकि डोपिंग प्रोफाइल कांस्टेंट है तो यहाँ पे जितने चार्ज होंगे वो भी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट प्रोफाइल यूज किया हुआ था, ये ध्यान रखना। तो कांस्टेंट प्रोफाइल अगर तुमने यूज किया है, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, ये देखा गया है कि जो तुम्हारा कैपेसिटर फॉर्म होता है, सीबी प्लॉट की बात करते हैं, कैपेसिटेंस वर्सेस वोल्टेज, ठीक है। तो सीबी प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक नेचर बताओ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे पीएन जंक्शन में तो कैपेसिटर डिक्रीज होगी, ठीक है, वो हमने रिलेशनशिप देख लिया। तो जब हमने ये एनालिसिस किया पीएन जंक्शन में तो ये जो प्लॉट है कुछ इस तरीके का आया, इस तरीके का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एट V इक्वल टू 0। जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाते हो तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है और कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, C की वैल्यू डिक्रीज होती है। सपोज C एट 0 वोल्टेज, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट प्रोफाइल, कांस्टेंट डोपिंग, ठीक है, कांस्टेंट डोपिंग के लिए तो ये एनालिसिस हुआ कि अगर डोपिंग का नेचर कांस्टेंट है तो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं होता, सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है, या इसको हम V equal to 0 कैपेसिटेंस इज C नॉट एंड एट सम हायर वैल्यू ऑफ V, ठीक है, V की एक बड़ी वैल्यू अगर जो होगी उस पे जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, दिस C1, तो इन दोनों का सेपरेशन जो है वो स्मॉल है, इन दोनों का सेपरेशन स्मॉल है। क्लियर है, ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है क्या, कि अगर हमने कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल यूज किया तो जो वो कैपेसिटेंस का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो बहुत कम है, यानी कि ये ऑलमोस्ट लीनियर जैसा प्लॉट बनेगा, ऑलमोस्ट लीनियर होगा, ये इसका स्लोप ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम होगा, 0 तो नहीं हो सकते पर बहुत कम स्लोप होगा। तो ये मुझे कोई लिंक करके बता सकता है कि ये अच्छी चीज है या खराब चीज है, ये डिजायर्ड है? सर वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं आ रहे। बोलो, एप्लीकेशन तुम लोगों को बता दिया ना मैंने इसका। डिसाइड है सर, क्योंकि ट्यूनिंग होती है उसमें बहुत मतलब प्रिसिशन चाहिए रहता है, बहुत बल्क में दूसरी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो हमको छोटी छोटी कैपेसिटेंस चेंज करना है। बाकी लोग नहीं, तो थोड़ा सा ऑपोजिट बता दिया तुमने, ठीक है, तुमने एनालिसिस उस फॉर्म में किया कि फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, फाइन ट्यूनिंग अवेलेबल है एक्चुअली, ये लो ट्यूनिंग रेंज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जिस एप्लीकेशन में तुमने इस टाइप का वैरेक्टर डायोड यूज किया है जिसकी डोपिंग प्रोफाइल कांस्टेंट है, तो वहां पे जो ट्यूनिंग रेंज होगी वो लो ट्यूनिंग रेंज होगी। लो ट्यूनिंग रेंज क्यों होगी कि तुमको सिग्निफिकेंटली अगर क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि C का ये इन्वर्सली फंक्शन है f, ये ध्यान रखो, ठीक है, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, वो भी स्क्वायर रूट टाइम्स, ठीक है, C पावर -1/2 अगर प्रोपोर्शनल लिखो तो f इज प्रोपोर्शनल टू C पावर -12, ये रिलेशन है। तो जब तुम कैपेसिटेंस चेंज करोगे ये तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है, लो वेरिएशन ऑलरेडी है, स्टिल वोल्टेज वाइज से कैपेसिटर बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, तो तुमको एक बहुत बड़ी ट्यूनिंग रेंज चाहिए, मतलब तुमको एक बहुत बड़ी सप्लाई चाहिए एक्चुअली कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने के लिए, सो दैट फ्रीक्वेंसी चेंज हो। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज अगर करना है तो एक हाई सोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़े की मतलब कि एक बड़े ट्यूनिंग रेंज वाला वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट कैपेसिटेंस चेंज होगा और कोरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो ये अनडिजायर्ड है,
ये लो ट्यूनिंग प्रोवाइड करेगा। इस टाइप का सेट जहाँ पे कैपेसिटेंस इजीली वेरी नहीं हो रहा या स्मॉल वेरिएशन है, वहाँ फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है वो भी कोरस्पॉन्डिंगली स्मॉल होगा और हम उसको बोलते हैं कि ट्यूनिंग लो होगी, लो ट्यूनिंग होगी, स्मॉल ट्यूनिंग रेंज होगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का। हम चाहते हैं कि हाई ट्यूनिंग रेंज प्रोवाइड करे कैपेसिटर, तो हमको जो डिजायर्ड नेचर है प्लॉट का, अगर मैं उसकी बात करूं, किस टाइप का चाहिए, जहां पे स्लोप ज्यादा हो, इस टाइप का कुछ हो कि सी पहले हाई हो और फिर तेजी से कम होने लगे। तो बेसिकली ये हम डोपिंग का प्रोफाइल चेंज करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने लोगों को क्लियर है कि कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल से जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा उसमें वोल्टेज वेरिएशन के कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस का वेरिएशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। क्लियर, ये नेचर है, ये प्रैक्टिकली जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो ये हमको मिला कि कैपेसिटेंस का जो वेरिएशन है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉल है क्योंकि कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल यूज की थी। ट्यूनिंग वाला केस एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल यूज की इसलिए सिग्निफिकेंटली कैपेसिटेंस का वेरिएशन लो था। क्योंकि कैपेसिटेंस का वेरिएशन लो है तो फ्रीक्वेंसी चेंजेस की अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी चेंज भी सिग्निफिकेंटली लो होगा। क्यों? क्योंकि सी धीरे से चेंज हो रहा है और सी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट के, तो फ्रीक्वेंसी भी लो वेरिएशन होंगे अगर सी का वेरिएशन ज्यादा नहीं है। तो मतलब तुमको अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेस चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी, क्यों, तुम समझो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है तुम्हारी एफएम की। क्लियर है, ये तुम्हारी एफएम की फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो सर लेकिन कभी कभी सर एकदम स्लाइड चेंज फ्रीक्वेंसी से हाँ, वो स्लाइड चेंज तो बेटा ऑलरेडी सी जो है तुम्हारा फंक्शन स्क्वायर रूट का है। जो तुम बोल रहे हो, मैं क्या बात कर रहा हूँ समझो कि तुम पहले इस रेंज को अचीव करोगे, तुम इसके अंदर की बात तो बाद में करोगे। पहले मैं बात करूंगा एफएम की रेंज की। अगर तो मुझे एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए, सिंगल कैपेसिटर, जो 88 से लेके 108 तक का ट्यूनिंग दे दे। अगर मैं इस कैपेसिटेंस की बात करूं तो सपोज ये जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, यहाँ कैपेसिटेंस हाईएस्ट है तो तुमको फ्रीक्वेंसी लोएस्ट मिलेगी। सपोज ये 0.88 है, सपोज, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं लिख रहा हूँ, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ये तो 88 मिल चुका है और जो हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई का वेरिएशन है वो इस एक्सटेंट तक है, या जो डायोड की सस्टेनेबिलिटी है, डायोड जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज सस्टेन कर सकता है बिफोर ब्रेकडाउन, वो यहाँ तक है। तो मैं वोल्टेज का वेरिएशन मेरे पास लिमिटेड है, मैं वोल्टेज ज्यादा वेरी नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास कंडीशन है, सप्लाई तो तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है ही है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारा डिवाइस पावर वाइज क्या कहते हैं एफिशिएंट हो, ठीक है, लेस पावर में ऑपरेट करे, जो हमारा आजकल का टारगेट है। तो तुम कम पावर में अचीव करना चाहते हो ट्यूनिंग रेंज, तो एक लिमिटेशन हो गई यहाँ सप्लाई की, तो हम सप्लाई ज्यादा नहीं देना चाहते अपने डिवाइस को। दूसरा कि रिवर्स पोटेंशियल पे तुम काम कर रहे हो तो डायोड का ब्रेकडाउन भी होगा रिवर्स में, तो तुम्हारा ब्रेकडाउन इस पॉइंट के आगे कहीं है तब तो ठीक है, पर अगर इसके पहले ही डायोड ब्रेकडाउन हो रहा है तो तुम इस पॉइंट तक ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सपोज दिस इज, ये दो पॉइंट है और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली होनी कितनी चाहिए, कम से कम 108। कम से कम 108 क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 88 से 108 तक अगर ये ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं होगी तो ये कैपेसिटर हम यूज नहीं कर पाएंगे सर्किट में। क्यों? हमारे एफएम की रेंज इतनी है कि चैनल्स 88 से लेके 108 में कहीं भी लाई कर सकते हैं। अब तुम क्या बोल रहे हो वो समझो, तुम बोल रहे हो कि सर इनके बीच की रेंज, क्योंकि मेरे पास इसके बीच के इतने सारे रेंजेस हैं फ्रीक्वेंसी के जो सारे कवर हो रहे हैं 88 से 108, तो मैं वोल्टेज को कोरस्पॉन्डिंगली जो तुम नॉब की बात कर रहे हो वो पॉसिबल है, तो ये विद इन द रेंज है ना, फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल है। ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन स्मॉल करोगे तो फ्रीक्वेंसी अचीव करते जाओगे, बट तुम्हारे पॉइंट कवर भी तो होने चाहिए। अब जो तुम्हारा डाउट है वो ये है कि सर ये फाइन ट्यूनिंग अगर हमको कराना है तो हम लो वेरिएशन रखेंगे, पर अगर ये लो वेरिएशन में सपोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो तुम अचीव कर सकते थे 100 मेगाहर्ट्ज है, 100 मेगाहर्ट्ज, तो ये तुम्हारा तो यूजफुलनेस ही नहीं हुआ, डिवाइस यूजफुल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने इवन हाई ट्यूनिंग में, मतलब तुम जो फाइन ट्यून कर रहे थे, अब तुम थोड़ा सा बढ़ाओगे नॉब तो भी फ्रीक्वेंसी धीरे से वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो डिस्टेंस है, सपोज जो तुमने 88 से 100 लिया है, हाँ, तो अब तुम वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर लोगे
हाई वेरिएशन में, बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां तक तुम्हारे चैनल्स अवेलेबल हैं, 100 के आगे तो तुम अचीव नहीं कर पाओगे। 100 से लेके 108 के बीच में भी चैनल्स पॉसिबल हैं, तो वो कैसे अचीव होगा? वो पॉसिबल नहीं होगा स्मॉल वेरिएशंस में। मतलब इस टाइप की डोपिंग जहां कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल यूज की है, वहां पे तुम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक जो है नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर है? यस सर। इसलिए हम लोग उस टाइप का डोपिंग प्रोफाइल यूज करेंगे जहां पे मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम वोल्टेज वाइज या कैपेसिटेंस वाइज किसी भी तरीके से बोलो, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, उनके बीच एक बड़ा ट्यूनिंग रेंज मिल जाएगा। ये अगर तुमने डोपिंग प्रोफाइल चेंज की तो अब तुम जो स्मॉल ट्यूनिंग रेंज मिल रही थी तुमको 88 से 108, अब वो एक बड़ी ट्यूनिंग रेंज होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है उस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग। तो सेम पावर सप्लाई में, लिमिटेड पावर सप्लाई में हम एक बड़ी ट्यूनिंग रेंज अचीव कर सकते हैं। ये क्लियर है बाकी लोगों को? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं डोपिंग प्रोफाइल की। हमारे पास हमने जो फंक्शन देखा, अब उस पर ध्यान दो जरा। VR रिवर्स पोटेंशियल इज अ फंक्शन, कैपेसिटेंस इज अ फंक्शन ऑफ रिवर्स पोटेंशियल। ठीक है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है पीएन जंक्शन की, वो रिवर्स पोटेंशियल का फंक्शन होता है, और उसका जो रिलेशन है वो ये है, C इज प्रोपोर्शनल टू VR पावर माइनस n। या इसको V बस लिखना। ठीक है, अभी मैं n बताता हूँ कि n क्या क्या है। n क्यों लिखा? क्योंकि n डिपेंडेंट है, मतलब तुम्हारा रिवर्स पोटेंशियल अगर तुम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज तो होगा, बट एक थंब रूल नहीं है कि रिवर्स पोटेंशियल के साथ लीनियर प्रोफाइल होगी या स्क्वायर रूट। मतलब ये n की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिपेंडेंट है। किस वैल्यू पे डिपेंड करेगी? डोपिंग के प्रोफाइल पे, या आपने किस प्रोफाइल की। आप समझो यहाँ पे मैं डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हैवीली मॉडरेटली ये नहीं बोल रहा, मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज प्रोफाइल। ठीक है, तो अलग अलग प्रोफाइल क्या हो सकती है? एक तो हमने देख लिया है, एक है कांस्टेंट प्रोफाइल, एक है लीनियर। ठीक है, लीनियर डोपिंग। ठीक है, तो इस टाइप की जो अलग अलग तुम्हारे पास डोपिंग है, उनके लिए n की जो वैल्यू होगी वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है वो हम उसकी बात करें। अगर तुमने कांस्टेंट डोपिंग यूज की है, क्लियर है, तुमने अगर कांस्टेंट वैल्यू यूज, कांस्टेंट डोपिंग यूज की है, तो जो नेचर होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर मैं बोलूं कि ये स्लोप 0 है, तो तुम्हारा n इस केस में कांस्टेंट जब तुमने प्रोफाइल यूज किया है, तो कैपेसिटेंस के लिए n की वैल्यू होगी हाफ। ठीक है, मैं भी एक रिलेशनशिप भी बता दूंगा तुमको। ठीक है, लीनियर के लिए जो प्रोफाइल होगा वो होगा n = 1/3। एक रिलेशनशिप है जिससे हमें निकालते हैं, पहले समझ लो। ठीक है, और कांस्टेंट को हम लोग एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं, एब्रप्ट। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बताया एब्रप्ट पीएन जंक्शन है। अब ये वर्ड ध्यान से समझो, एब्रप्ट क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा। एब्रप्ट मतलब सडन। ठीक है, अचानक से जो चेंज हो, इस पॉइंट पे कुछ है और दूसरे पॉइंट पे एक अलग वैल्यू, तो एब्रप्ट डोपिंग है। मतलब कि एक पॉइंट तक 0 था, उसके बाद फिर फिक्स वैल्यू हो गई, एब्रप्टली चेंज हो गया ये डोपिंग। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में हमने एब्रप्ट डोपिंग यूज की थी या कांस्टेंट डोपिंग यूज की थी। ठीक है, लीनियर डोपिंग मतलब लीनियरली ये वेरी हो रहा है, इस टाइप का नेचर। तो मैं तुमको प्लॉट वाइज समझा रहा हूँ। ये एब्रप्ट केस है, ठीक है, ये लीनियर केस है। एक और केस होता है हाइपर एब्रप्ट जंक्शन। ठीक है, हाइपर एब्रप्ट जंक्शन किस टाइप के जंक्शन होते हैं? जहां पे इस टाइप की डोपिंग प्रोफाइल यूज हो कि जंक्शन x = 0 पर बहुत ज्यादा डोपिंग होगी, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो डोपिंग एकदम से कम। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट डोपिंग जो है तुम अगर यूज करते हो, या कांस्टेंट प्रोफाइल यूज करते हो, या एब्रप्ट प्रोफाइल यूज करते हो, तो कैपेसिटेंस वोल्टेज के साथ ऐसा रिलेशन फॉर्म करेगा कि C इज प्रोपोर्शनल टू VR पावर -½ लीनियर के लिए C इज प्रोपोर्शनल टू VR पावर -1/3।
हाइपर एब्रप्ट के लिए C प्रोपोर्शनल टू VR पावर -2। ये कहाँ से निकालते हैं? ये एक सेट होता है, ठीक है। अब मैं डोपिंग को तुम लोगों को फंक्शन के फॉर्म में समझा रहा हूँ। ये डोपिंग तीनों हमने डिस्कस की है। सपोज इस डोपिंग को मैं मान रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ x है, ये सम फंक्शन ऑफ x। तो मुझे बताओ, या x पावर m लिखें इसको, ठीक है, फंक्शन ऑफ x पावर m। तो इस टाइप की डोपिंग जहां पे तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है प्रोफाइल, तो यहाँ पे किस टाइप का जो m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? m कितना होगा? यहाँ पे fx कैसा होगा? fx यहाँ पे fx कैसा होगा? इस टाइप का फंक्शन लिखा जाएगा। और यहाँ fx कैसा लिखा होगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला वाला केस, ठीक है, जब हमने अगर फंक्शन कंसीडर किया कि फंक्शन इज समथिंग x पावर m, तो इस केस में, एब्रप्ट डोपिंग के केस में, फंक्शन अगर हम इसकी बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, तो ये कांस्टेंट डोपिंग है, इसलिए फंक्शन भी कांस्टेंट k टाइप का होगा कि नहीं? ये क्लियर है कि फंक्शन ये कांस्टेंट डोपिंग है, इसलिए फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। ये जो भी फंक्शन होगा कुछ कांस्टेंट टाइम्स x होगा, क्योंकि लीनियर है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस की अभी हम बात करते हैं। इन दोनों केसेस में, तो पहले वाले केस में m की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? जब कांस्टेंट डोपिंग प्रोफाइल यूज की है, तो m की वैल्यू क्या होगी? सर 0। गुड, m इक्वल टू 0 होगा पहले वाले केस के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रोफाइल, ठीक है। फिर लीनियर के लिए क्या होगा m? लीनियर के लिए कोई बता सकता है m की वैल्यू क्या होगी? ये जनरलाइज कर दिया ना मैंने फंक्शन को। मैंने लिख दिया है कि ये तीनों मतलब इन जनरल कोई भी डोपिंग प्रोफाइल है वो समथिंग x पावर m है, दिस इज फंक्शन ऑफ x पावर m, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट डोपिंग है तो m मस्ट बी 0, तभी फंक्शन ऑफ कांस्टेंट बनेगा, कुछ भी होगा वो कांस्टेंट। अगर मैं लीनियर की बात करता हूँ, तो लीनियर के लिए मुझे बताओ कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट ये फंक्शन ऑफ क्या होगा? हाँ, गुड, m इक्वल टू 1 होगा, सो दैट दिस विल बी फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x जनरेट करेगा, ठीक है। दिस इज फॉर लीनियर। और तीसरा केस है हाइपर एब्रप्ट। ये तुम लोगों को फंक्शन नहीं पता है, ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है -3/2, ठीक है, -3/2। ये हाइपर एब्रप्ट केस में, हाइपर एब्रप्ट मतलब क्या होगा कि इस टाइप का फॉर्म होगा, x 1/x⁻³ क्योंकि x इक्वल टू -3, m इक्वल टू -3/2 है, तो फंक्शन विल बी x पावर -3/2, मतलब ऐसा रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। इसको न्यूमरेटर में देखोगे तो x पावर -3/2 होगा ये। तो ओरिजिन पे इनफाइनाइट, इसलिए ये इंक्रीजिंग बहुत हाई होगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो 0 से लेके 1 तक, क्योंकि x लेस देन 1 है 0 से 1 तक, तो ये बड़ी वैल्यू होगी टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हाई होगा, और जैसे जैसे x इंक्रीज होगा तेजी से डोपिंग प्रोफाइल डिक्रीज करने लगेगा। तो ये केस है हाइपर एब्रप्ट के लिए। तो मैंने m तुमको एक जनरल फंक्शन समझाया है जिसमें m की अलग अलग वैल्यूज बताई हैं तीनों केसेस के लिए, कांस्टेंट के लिए क्या होनी चाहिए, लीनियर के लिए और हाइपर एब्रप्ट के लिए। तो जो रिलेशनशिप है n और m का, वो ये है, वो है n इक्वल टू 1/m+2, ठीक है। मतलब किसी भी केस के लिए अगर तुमको डोपिंग प्रोफाइल में m की वैल्यू पता है तो तुम n निकाल सकते हो। चेक करो, m इक्वल टू तुमने 0 देखा, m इक्वल टू तुमने 1 देखा, m इक्वल टू तुम लोगों ने -3/2 देखा। तो मैंने जो ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है, ये सेट, ये तीनों सेट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं इस रिलेशनशिप से, चेक करो सभी लोग। 0 के लिए, 1 के लिए, -3/2 के लिए। तो जब तुम m इक्वल टू 0 रखते हो तो तुमने डोपिंग प्रोफाइल कौन सा कंसीडर किया है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए n इक्वल टू हाफ आ रहा है, ये n इक्वल टू हाफ। m इक्वल टू तुमने 1 रखा तो n इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, ये है। m इक्वल टू 1 तो लीनियर प्रोफाइल, और n इक्वल टू 1/3। तो रिलेशनशिप आ गया कि तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ऐसे वेरी करेगा। तो कांस्टेंट के लिए अगर मैं लिखूं तो C इज प्रोपोर्शनल टू VR पावर कितना होगा?
बोलो। कांस्टेंट के लिए कितना होगा? -1/2। हाँ, लीनियर के लिए बताओ और हाइपर एब्रप्ट के लिए बताओ। ये इसको एब्रप्ट लिख दो, एब्रप्ट, ठीक है, हाइपर एब्रप्ट। कांस्टेंट के लिए वी आर पावर -1/2, लीनियर के लिए सी प्रोपोर्शनल टू वी आर पावर -1/3। -1/3, सी प्रोपोर्शनल टू वी आर पावर -2। ये सभी लोगों को क्लियर है क्या? अब बताओ, या अभी कोई कंफ्यूजन है? एक ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ड्रॉपिंग प्रोफाइल के साथ कैपेसिटेंस का वेरिएशन। बाकी लोग किसी पॉइंट पे जहां डाउट है वो बताओ मुझे, स्पेसिफिक, क्लियर? बाकी लोगों को भी क्लियर है? ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमने जो है ये देख लिया नेचर। तो मैं प्लॉट की बात करता हूँ एक साथ तीनों केसेस के लिए। ये जो 3 केस हैं उनका जो सीवी प्लॉट है, सी वर्सेस वी, तो पहला वाला केस ये है हाइपर एब्रप्ट, और सॉरी कांस्टेंट या एब्रप्ट, ठीक है। दूसरा वाला केस, ठीक है, लीनियर। और ये तीसरा केस, तो ये केस होगा एब्रप्ट जंक्शन का, एब्रप्ट पीएन जंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, एब्रप्ट वर्ड यूज करते हैं। मैंने डोपिंग प्रोफाइल में कांस्टेंट लिखा है, बट जंक्शन को बोलते हैं एब्रप्ट जंक्शन, ठीक है। एब्रप्ट पीएन जंक्शन यूज किया हुआ वर्ड, ठीक है। ये लीनियर पीएन जंक्शन, दिस इज हाइपर एब्रप्ट। तो ये सीवी प्लॉट तुम लोगों को अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब कि दिस इज कंप्लीटली प्रोफाइल डिपेंडेंट, कैपेसिटेंस इज कंप्लीटली डोपिंग प्रोफाइल डिपेंडेंट। अब मुझे कोई बताओ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया है? सीवी प्लॉट फर्स्ट में क्यों नहीं बनाया? सर रिवर्स वोल्टेज होगा। हाँ, क्योंकि वी नेगेटिव है, ठीक है। इन जनरल वह वी ही लिखा जाता है, वी आर नहीं लिखते, ठीक है। वी क्योंकि सिंपल एक ही सप्लाई होती है, 2 सप्लाई तो होती नहीं है कि रिवर्स पोटेंशियल अलग से बैटरी। हम क्या करते हैं, पोटेंशियल जो है चेंज करते हैं। तो वी पॉजिटिव अगर है तो फॉरवर्ड बायस, वी नेगेटिव है तो रिवर्स बायस। तो इसलिए सेम एक ही प्लॉट में हमने क्वाड्रेंट का यूज किया। सेकंड क्वाड्रेंट वी नेगेटिव तो रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस रीजन, इसलिए नेगेटिव। तो पीएन जंक्शन करता है वो बता दीजिए, वो थोड़ा क्या स्लिप हो चीज, रहा है। क्या? ऊपर एन क्या डिनोट करता है वो बता दीजिए एक बार। नहीं क्लियर नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर एन क्या डिनोट करता है सर, वो ध्यान नहीं आ रहा, एक बार बता दीजिए। एन क्या डिनोट करता है? एन, दिस एन, हाँ, एन बताता है कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। C इज प्रोपोर्शनल टू वी आर पावर माइनस एन। तो एन बताता है कि कैपेसिटेंस लीनियरली चेंज होगा, ठीक है, या पावर 2 से चेंज होगा, या पावर 1/2 से चेंज होगा, या पावर 1/3 से होगा। मतलब कैपेसिटेंस और वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप हमने एन से डिनोट किया है। ये है एन। और एम क्या है? डोपिंग प्रोफाइल, कि डोपिंग प्रोफाइल में स्लोप क्या है तुम्हारा। क्लियर? यस सर। हाँ, तो दिस इज वैरेक्टर डायोड। अब आते हैं नाम पे इसके, वैरेक्टर, दिस इज वैरेक्टर वेरिएबल, और दिस इज फ्रॉम कैपेसिटर, ठीक है, या दिस इज फ्रॉम रिएक्टर। रिएक्टर तुम लोगों ने रिएक्टेंस पढ़े हुए हैं, रिएक्टेंस होते हैं एक्सी एक्सएल, ठीक है। रिएक्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है, तो क्योंकि यूजिंग रिएक्टर या यूजिंग रिएक्टेंस यूजिंग कैपेसिटेंस वी कैन चेंज जो है कैपेसिटेंस वैल्यू, हेंस वेरिएबल रिएक्टेंस, वैरेक्टर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, इसको वेरिकैप भी बोलते हैं, या तो वेरिएबल रिएक्टर या वेरिएबल कैपेसिटर। वैरेक्टर डायोड या वेरिकैप डायोड दोनों सेम ही है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एलईडी। इसकी एप्लीकेशन भी क्लियर है। एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? जहां फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करानी है। एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग
डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो हमने पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ है इसी से बनाते हैं एलईडी। सारा कुछ देखो, जितने भी डायोड में पीएन जंक्शन पे ही कुछ कुछ चेंजेस बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज पीएन जंक्शन, अगेन पी रीजन, एन रीजन, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब फिर से मैंने बताया कि जितने भी डायोड होंगे उनमें कुछ ही चीजें चेंज होंगी, इधर डोपिंग या बायस या फिर मटेरियल, ठीक है। जो तुमने सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का नेचर चेंज होगा। तो देखते हैं पीएन सेमीकंडक्टर को जब हम फॉरवर्ड बायस करते थे तो प्रोसेस क्या होती थी? व्हेन पीएन सेमीकंडक्टर इज फॉरवर्ड बायस, बताओ मुझे, फॉरवर्ड बायस में क्या होता था? एक सिंगल वर्ड जो सबसे ज्यादा देखा गया है फॉरवर्ड बायस में, सिंगल वर्ड में अगर बताना चाहो कि जो मेन प्रोसेस हुई है जब फॉरवर्ड किया है, तो डिफ्यूजन, ठीक है। मेनली डिफ्यूजन जो है होता है जब हम फॉरवर्ड करते हैं, और जब कैरियर डिफ्यूज करते हैं तो इस पॉइंट पे जंक्शन में क्या होते हैं, या सॉरी, जब तुम्हारे कैरियर डिफ्यूज करते हैं तो दूसरे साइड में जाके वो क्या हो जाते हैं, बताओ। कैरियर जब डिफ्यूज होते हैं मींस पी साइड के होल्स एन में चले जाएंगे, एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी में, उनके साथ क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, गुड, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली, रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में ये एनालिसिस किया हुआ था बैंड्स के फॉर्म में, कंडक्शन और बैलेंस। तो रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है, अगर ये बैंड को भी छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे ऐसे ही बताओ कि रीजनरेट और रिकम्बाइन दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हैं। तो रीजनरेट करने के लिए क्या चाहिए होती है? रीजनरेट करना है कैरियर्स, तो किस चीज की जरूरत होगी? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जरूरत मतलब कि हाउ वी कैन अचीव दिस? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन से होता क्या है? एक्साइटेशन बेसिकली क्या है? एक्साइटेशन करने का मतलब, हाँ, एक्साइटेशन टेम्परेचर या किसी भी तरीके से अगर तुम कर रहे हो तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और एनर्जी किस लिए? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, क्लियर है। तो अगर हम रीजनरेट की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। अगर रिकम्बाइन होंगे तो सेम एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई होगा। तो जो एक्सेस एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको रिलीज करना होगा। तो मैंने जब तुम लोगों को रिकॉम्बिनेशन समझाया था, रीजनरेशन और रिकॉम्बिनेशन, मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, रीजनरेट होता है, ठीक है, ये डायग्राम यूज किया था, और थोड़े टाइम के बाद नीचे आके ये रिकम्बाइन हो जाता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर देगा नीचे, ठीक है। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग, जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर मूव करेगा, एनर्जी अपनी कम करेगा और आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में, ठीक है। दिस इज रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जो एक्सेस एनर्जी है, क्योंकि दिस इज स्केल ऑफ एनर्जी, तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा है, तो ये क्या करेगा? एनर्जी, बोलो, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे पास पीएन सेमीकंडक्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कोई बता सकते हो कि एनर्जी कैसे रिलीज करता है? कोई आइडिया? लाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। लाइट के फॉर्म में। और कोई? आयन नहीं, आयन नहीं। हीट डिसिपेट होती है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना उस समय कि ये हीट डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये एनर्जी, एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा और लोअर एनर्जी लेवल पे इसकी जंक्शन थोड़े से, जब पीएन डायोड हैं थोड़े से हीट अप हो जाएंगे। तो बेसिकली जो हमने पीएन सेमीकंडक्टर यूज किया हुआ था, ठीक है, मैंने उस समय तुम लोगों को टाइप नहीं बताया, अब बताऊंगा तो क्लियरिटी रहेगी कि पीएन जंक्शन में जो सेमीकंडक्टर का टाइप है उससे कैसे कैसे टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट,
ये हीट के फॉर्म में भी हो सकता है और जैसे तुमने बताया स्नेहा ये लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, इधर हीट और लाइट, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। हीट और लाइट में डिफरेंस क्या है? हीट और लाइट में डिफरेंस ये है कि दिस इज नॉन रेडिएटिव, दिस इज नॉन रेडिएटिव, दिस इज रेडिएटिव, ठीक है। नॉन रेडिएटिव मतलब जिसमें लाइट ना निकले, ठीक है, जिसमें हीट बस रिलीज हो बट लाइट रिलीज नहीं होगी। रेडिएटिव वो होगी जिसमें लाइट भी रिलीज होती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। तो जो एक्सेस एनर्जी है या तो वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करेगा या वो लाइट के फॉर्म में। हमने जो केस पढ़ा है वहां पे हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही थी, तो हीट से रिलीज होगी एक्सेस एनर्जी या लाइट से, ये डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर के टाइप पे, और उस टाइप को हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। बैंड गैप मटेरियल बोलते हैं या सेमीकंडक्टर, ठीक है। डायरेक्ट और नहीं एंड, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होते हैं इसकी बात करता हूं मैं। अगर सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो जो एक्सेस एनर्जी होगी वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी, मतलब रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर सेमीकंडक्टर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो जो रिकॉम्बिनेशन है वो नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा वो सेमीकंडक्टर। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे कैसे ट्रांजिशन होंगे, नॉन रेडिएटिव और रेडिएटिव, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट मतलब लाइट यानी कि रेडिएटिव, इनडायरेक्ट मतलब कि विदाउट लाइट हीट मतलब नॉन रेडिएटिव। बट अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में जो डिफरेंस होता है उसकी हम बात करते हैं। देखो ये है एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का प्लॉट, एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, ई वर्सेस पी। तो तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, दोनों सेमीकंडक्टर में बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंडक्शन बैंड का बॉटम मोस्ट एज होता है और जहां पे मतलब ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये जो ट्रांजिशन मैंने समझाया हुआ था इससे पहले, तो दिस इज ईसी बॉटम एंड दिस इज ईसी टॉप। ये हम लोग बार बार यूज नहीं करते बट तुमको ध्यान होना चाहिए। जैसे ईसी बॉटम, ये बॉटम मोस्ट है कंडक्शन का, इसके ऊपर कंडक्शन और भी है, तो इसके नीचे बैलेंस और भी है, तो ट्रांजिशन यहाँ से होते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे ट्रांजिशन, क्योंकि ये मिनिमम सेपरेशन है। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है, अगर डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट की बात करें तो कैसा सिनेरियो है, तुम्हारा एक बैंड होगा कंडक्शन, इस टाइप के बैंड्स में होते हैं, ठीक है, एक्चुअल शेप अगर हम बात करें ऐसा। तो दिस इज बॉटम मोस्ट एज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंडक्शन का, दिस इज ईसी, ठीक है। और सपोज दिस इज ईवी, रुकना जरा, एक मिनट को म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो इस टाइप का सिनारियो है जहां पे कंडक्शन बैंड का बॉटम मोस्ट एज और बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एज, ठीक है,
दोनों कोइंसाइड नहीं करते, अगर दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहां से ट्रांजिशन होगा, ठीक है, यहां से ट्रांजिशन होगा, ये तो यहाँ कहीं कंडक्शन है, यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और जब वो नीचे आएगा तो बॉटम मोस्ट में आके एनर्जी रिलीज करने के बाद यहाँ कहीं ट्रांजिशन होगा, यहाँ कहीं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है पॉसिबल कि दोनों कोइंसाइड करते हैं तो ट्रांजिशन भी सेम होगा उसी लेवल पे, ठीक है। ये दोनों केस में एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे ये दोनों एज कोइंसाइड नहीं करते, जो ट्रांजिशन होगा वो किसी लेवल पे होगा और मतलब रीजनरेशन होगा वो किसी दूसरे लेवल पे होगा और रिकॉम्बिनेशन किसी और लेवल पे, यहाँ पे रिकम्बाइन कर रहे हैं तो एनर्जी तो कंजर्व हो गई, मतलब एनर्जी कंजर्व जैसे जरूरी है वैसे ही मोमेंटम का भी कंजर्वेशन जरूरी है। तो मोमेंटम में ये अपनी पोजीशन चेंज करके कंजर्व कर रहा है, एक्स्ट्रा जो है तुम्हारे पास मोमेंटम यहाँ पे जो पहले इसकी पोजीशन ये थी अभी यहाँ कहीं आ गया ट्रांजिशन के बाद, कब, जब दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एजेस, कंडक्शन का बॉटम मोस्ट, बैलेंस का टॉप मोस्ट, इस केस में दोनों सेम होंगे, ठीक है, एनर्जी कंजर्व होगी और साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व होगा, ठीक है। तो जहां पे एक ही पोजीशन पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो रहे हैं, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और इस टाइप का केस जहां पे दोनों की एच लाई नहीं कर रहे या जहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है बट मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, तो वहां पे हम बोलते हैं ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जो भी ट्रांजिशन होंगे ये होगा हीट के फॉर्म में, यहाँ पे हीट रिलीज होगी और यहाँ जो ट्रांजिशन होगा ये लाइट या फोटोन के फॉर्म में होगा, यहाँ फोटोन रिलीज होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर से हम लोग बनाते हैं एलईडी, दिस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म एलईडी। गैलियम आर्सेनाइड, ये तुम्हारा एग्जांपल है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। सर वीडियो क्या रहता है, एक बार फिर से समझा रहे हैं, अभी आने लगा। बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? सर अब सही हो गए सर, पहले था। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर सेमीकंडक्टर में बॉटम मोस्ट एज कंडक्शन का और टॉप मोस्ट एज वैलेंस बैंड का कोइंसाइड नहीं करता तो एनर्जी तो कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी बट मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कब, रिकॉम्बिनेशन के बाद। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर जहां पे एनर्जी कंजर्व होती है बट मोमेंटम कंजर्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऐसा सेमीकंडक्टर जहां पे ट्रांजिशन के बाद मतलब रीजनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों में एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी कंजर्व होता है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब ट्रांजिशन होगा मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक्सेस एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी और जहां पे एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है वहां एक्सेस एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी या फोटॉन्स निकलेंगे। इसीलिए डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं एलईडी फॉर्म करने के लिए। गैलियम आर्सेनाइड एग्जांपल है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, मतलब जो कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर है। सर ये डायरेक्ट सेमीकंडक्टर दोनों के बैंड गैप जो है मतलब जस्ट ऊपर और नीचे होंगे और सर जैसे उसमें हाँ इनडायरेक्ट में सर डिस्टेंस काफी ज्यादा है बैंड्स के बीच में, वैसे हाँ, इसमें मतलब कोइंसाइड नहीं करते, यही तो लॉजिक है ना कि कंडक्शन बैंड का बॉटम मोस्ट और बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट कोइंसाइड नहीं करता इसीलिए किसी और दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन होगा, इसलिए मोमेंटम चेंज हो जाता है, मोमेंटम चेंज हो गया। यहाँ पे एक ही लेवल पे होते हैं इसलिए मोमेंटम कंजर्व होता है। तो जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा ये कंप्लीटली सेमीकंडक्टर के इनहेरेंट नेचर की बात है कि ये कोइंसाइड होते हैं। लाइट ज्यादा कब निकलेगी कंपैरेटिवली क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ज्यादा यहाँ पे लाइट निकलेगी, यहाँ पे हीट नहीं सर, निकलेगी। अमाउंट ऑफ लाइट जो है सर जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है
हाँ सर वो तो कम पाथ होगा, मतलब जस्ट उसके नीचे है, कौन साइड नहीं हो रहा, मतलब कौन साइड हो रहा है तो अमाउंट से मतलब नहीं ना बेटा, ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। और ये तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ, वहां पे तुम इस पॉइंट को बोल रहे हो, ये तो मैंने क्लोजली बना दिया तो तुमको दिख रहा है कि सेम लेवल पे है। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जो तुम इस सिनेरियो की बात कर रहे हो तो ऐसे भी तो ऑब्जर्व कर सकते हो, ये है, ठीक है, और ये है, तो ये डिस्टेंस सेम ही हो गई ऑलमोस्ट, ये बहुत नीचे कोइंसाइड कर रहा यस सर। है ना। तो ये ऐसे मत देखो डिस्टेंस वाइज, मतलब कि यहाँ ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ कम अमाउंट, वो नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी होगी वो रिलीज होगी, ठीक है। जितना उसको एक्साइटेशन में लगा हुआ था सेम अमाउंट जो है वो, मतलब एक्सेस एनर्जी जो बची हुई होगी उसको रिलीज करके वो नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बट ये बोल रहा हूँ मैं कि जो भी एक्सेस एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है या लाइट, तो यूजफुलनेस तब होगा जब वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी। अब मुझे ये बताओ कि जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा हुआ पीएन जंक्शन का, वहां पे सेमीकंडक्टर का नेचर क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा, गुड, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, गैलियम फॉस्फाइड, ये सब हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर को डायरेक्ट बैंड गैप में फॉर्म करने के लिए। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेसिकली फॉर्म करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो एलईडी में जो पीएन जंक्शन होगा, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम पीएन जंक्शन है, बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बैंड इनडायरेक्ट बैंड गैप हमारे पास अब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है। तो होगा क्या, जब रिकॉम्बिनेशन होंगे जंक्शन में, जितने भी रिकॉम्बिनेशन होंगे इस सेमीकंडक्टर के अंदर, वो सारे रिकॉम्बिनेशन अब किस टाइप के होंगे, रेडिएटिव। तो यहाँ पे रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होने के कारण जो लाइट है वो रिलीज होगी कहाँ, पीएन जंक्शन के एज पे, जब जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं बेसिकली वहां पे। तो एलईडी इस टाइप के सेमीकंडक्टर से फॉर्म किया जाता है। अब कुछ मैं पैरामीटर्स की बात करता हूँ जो एलईडी फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो समझो कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइट एमिट हो बाहर, तो उस फैक्टर को हम जो मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड, एलईडी का शेप तुम लोगों ने देखा हुआ है, इस टाइप का जो है ये पूरा इनकैप्सुलेटेड होता है, नीचे कुछ जो है मटेरियल होगा तो बाकी पूरी जो है कोटिंग यहाँ पे ग्लास की कोटिंग होती है, ठीक है, ये इस टाइप का ग्लास होता है। तो इस जो छोटी सी एलईडी है उसमें नीचे लैग लगे हुए हैं ये, ठीक है, और ऊपर जो है ग्लास है। तो जो तुम्हारा जंक्शन है यहाँ पे, तीन जंक्शन के पास ग्लास की कोटिंग की जाती है ताकि मैक्सिमम एनर्जी बाहर आ जाए या मैक्सिमम लाइट ये एमिट कर दे। तो मैक्सिमम लाइट एमिट करना इसको हम बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी एलईडी की, ठीक है। तो बोलते हैं एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ एलईडी, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ एलईडी, ठीक है, ध्यान रखना वर्ड, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी एलईडी की। ये किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है, तीन फैक्टर होते हैं। पहला होता है इंजेक्शन एफिशिएंसी आई, ठीक है। दूसरा, अभी मैं इसको जो है क्या कहते हैं फुल फॉर्म बताऊंगा वैसे लिखना, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। दूसरा होता है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी और तीसरा होता है एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ई, ठीक है। तो वर्ड जो है ध्यान से तुम लोग लिखो। पहला है EQE, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। सेकेंड इज दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब बाहर जो तुम्हारी लाइट आने वाली है एफिशिएंसी कितनी है एलईडी की एक्सटर्नली, ठीक है। उसको समझने के लिए मैंने तीन टर्म यूज किए हैं। पहला इंजेक्शन एफिशिएंसी IE, इंजेक्शन एफिशिएंसी। सेकेंड इज इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी IQE। थर्ड इज EE, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी E, ठीक है। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे पैरामीटर क्या है। EQE बताता है एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब देखो सिंपली हम समझें कि एक्सटर्नली कितनी लाइट एमिट हो रही है, एफिशिएंसी कितनी है एलईडी की, जो जनरल एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट पावर कितना होगा। ये पहला टर्म है आई, इंजेक्शन एफिशिएंसी। इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या बताता है, अब हमने ये समझ लिया कि लाइट कैसे जनरेट होती है। लाइट जनरेट होती है रिकॉम्बिनेशन से, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन किनका होता है, कैरियर्स का,
कैरियर क्या है, P में होल्स और N में इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको बायस किया हुआ है पहली बात फॉरवर्ड, ठीक है, एलईडी को डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से बना है, तो सॉरी फॉरवर्ड किया P ऐसा, ठीक है, P पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लस माइनस, ये हमारे पास केस है। तो ये फॉरवर्ड बायस का केस है। अगर मैं बात करूं तो मैंने एक्सटर्नल सप्लाई लगा के रखी हुई है कैरियर इंजेक्ट करने के लिए। हमने समझा है कि एन से जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटर करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करता हूँ और यही इलेक्ट्रॉन आगे जाके रिकम्बाइन होते हैं और इस रिकॉम्बिनेशन से ही रेडिएटिव ट्रांजिशन होंगे या लाइट जनरेट होगी। तो इंजेक्शन एफिशिएंसी ये बताता है कि आउट ऑफ दीज इंजेक्टेड कैरियर्स, टोटल इंजेक्ट जो हम कर रहे हैं, इसमें से कितने इस एक्टिव रीजन में पहुंच जाएंगे जहां रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जहां रिकॉम्बाइन कर सकते हैं वो। तो इंजेक्टेड के कितने कैरियर एक्टिव रीजन हम उस रीजन को बोलते हैं जहां पे जाके वो रिकम्बाइन हो सकते हैं। क्लियर है? तो इंजेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली द अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड कैरियर that can enter into active region. Clear है? Injection efficiency is the number, yeah, the amount of injected carriers that can be injected into active region. तो टोटल में से कितने यहाँ पे एक्टिव रीजन में आ सकते हैं जहां रिकॉम्बिनेशन हो सके, ठीक है। सेकेंड इज इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। आप समझो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी क्या है। अब तुमने इंजेक्ट कर दिए कैरियर्स, वो कैरियर आ गए एक्टिव रीजन में जहां वो रिकम्बाइन हो सकते थे। तो भले ही सेमीकंडक्टर तुम्हारा डायरेक्ट बैंड गैप है, भले ही तुम्हारा सेमीकंडक्टर डायरेक्ट बैंड गैप है, मतलब ये सिनारियो, इन टाइप के सेमीकंडक्टर में भी कुछ कैरियर ऐसे होंगे, मतलब कुछ ट्रांजिशन ऐसे होंगे जो नॉन रेडिएटिव होंगे। मतलब पॉसिबल नहीं है 100% एफिशिएंसी की डायरेक्ट बैंड गैप में सारे के सारे रेडिएटिव ट्रांजिशन है या सारे के सारे रिकॉम्बिनेशन से लाइट जनरेट हो। कुछ रिकॉम्बिनेशन हीट के फॉर्म में भी होती है, ठीक है, कुछ पर मेजॉरिटी होगी लाइट के फॉर्म में, बट कुछ हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट होंगे। यानी हीट का मतलब ऐसे रिकॉम्बिनेशन जो नॉन रेडिएटिव है नेचर में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ दीज इंजेक्टेड कैरियर, अब समझो हमने कैरियर इंजेक्ट कर दिया है, वो यहाँ आ गए एक्टिव रीजन में जहां रिकॉम्बिनेशन होना था। सपोज ये तुम्हारा एक्टिव रीजन है जहां रिकॉम्बिनेशन से लाइट आ सकती है, तो इन कैरियर की रिकॉम्बिनेशन से लाइट तो मिल रही है, बट सारे के सारे इंजेक्टेड कैरियर जो एक्टिव रीजन में आ गए हैं उन सबसे लाइट नहीं मिलेगी। कुछ पोर्शन होंगे वो लाइट एमिट नहीं करेंगे या वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन करके हीट जनरेट कर सकते हैं। तो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी वो फ्रैक्शन बताता है जितने कैरियर्स रेडिएटिव ट्रांजिशंस जनरेट करते हैं या लाइट जनरेट करते हैं। क्लियर? थर्ड पैरामीटर इज एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी ये बताता है, समझो अब मैंने बात कर ली कि लाइट जनरेट करने के लिए पहले तो कैरियर इंजेक्ट हो गए। अब कैरियर कहाँ इंजेक्ट होने चाहिए? एक्टिव रीजन में। तो पहला पोर्शन यहाँ से कुछ कट हो जाएगा कि इंजेक्शन एफिशिएंसी अगर उसकी कम हुई तो यहाँ पे कैरियर थोड़े से कम मिलेंगे जितने इंजेक्ट किए हैं उतने से, क्योंकि हमने सप्लाई लगा के रखी हुई है, इसलिए हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की। तो ये तुम्हारे इंजेक्ट हुए एक्टिव में। अब यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेशन जो है वो नॉन रेडिएटिव अगर होंगे तो लाइट उनसे नहीं मिलने वाली, तो ये सेकंड पैरामीटर उनको अकाउंट कर चुका है। जितने कैरियर नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन देते हैं उनको ये अकाउंट कर रहा है ये फैक्टर। अब क्योंकि ये तुम्हारा रीजन जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, सपोज उनमें से बाकी जो बचे हुए हैं वो सब रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन के कारण लाइट जनरेट कर रहे हैं। तो एलईडी का जो तुमने शेप देखा हुआ है वो शेप होता है ग्लास का। हम चाहते हैं कि लाइट सारी की सारी बाहर आए, ऐसा नहीं चाहते कि लाइट का रिकॉम्बिनेशन, सपोज लाइट जनरेट भी हो रही है बट अगर वो सेमीकंडक्टर के अंदर हो गई, सपोज इस रीजन में हो गई जहाँ पे ग्लास नहीं है, सपोज इस रीजन में ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, इतने रीजन में हमने ग्लास की कोटिंग की है, ये ग्लास वाला रीजन है। तुम क्या चाह रहे थे कि ग्लास वाले रीजन पे रिकॉम्बिनेशन हो सो दैट लाइट बाहर आ जाए, ठीक है, जहां जहां लाइट ग्लास लगा होगा वहां से लाइट बाहर आ जाएगी। बट अदर देन दैट रीजन अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो लाइट बाहर, एक्सटर्नल वर्ल्ड में लाइट नहीं आएगी, वो इंटरनली जो है ट्रैप हो जाएगी। मतलब सेमीकंडक्टर जो तुम्हारा है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर अगर अलग रीजन में, बाकी सारे रीजन में यहाँ कहीं रिकॉम्बिनेशन होते हैं जहां पे तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्ल्ड में आने के लिए प्रोविजन नहीं है, तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे।
तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी बताता है कि आउट ऑफ रिमेनिंग कैरियर जो कि रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन दे रहे हैं, उनमें से कितने एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कि बाहर आउटसाइड आ सकते हैं, यानी जो लाइट एक्चुअली बाहर जनरेट करेंगे, अंदर भी कुछ कैरियर लाइट जनरेट करेंगे। तो तीनों फैक्टर, इंजेक्शन एफिशिएंसी, इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, इन तीनों का प्रोडक्ट मिलकर बताता है टोटल एफिशिएंसी या एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी एलईडी की क्या है। क्लियर है सब लोगों को? नहीं है तो मुझे स्पेसिफिक बताओ कि कहाँ पे कंफ्यूजन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन एफिशिएंसी, इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, ये तीनों में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी से थोड़ा सा इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। हमने कंसीडर किया बेटा कि हमने कैरियर इंजेक्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को हमने मान लिया कि एक्टिव रीजन में कुछ पहुंच रहे हैं या कुछ ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो मैंने इंजेक्शन एफिशिएंसी से बता दिया कि टोटल इंजेक्टेड में से कुछ पोर्शन जो है ड्रॉप हुआ, बाकी आ गया इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, जहां ग्लास और बाकी सारे हमारे पास प्रोविजन है बाहर लाइट जनरेट करने के लिए। अब उतने कैरियर्स में, ठीक है, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, सपोज मैंने 100 कैरियर इंजेक्ट किए थे, 100 में से 5 यहीं पे ड्रॉप हो गए, मतलब ड्रॉप का मतलब कि ये एक्टिव रीजन में नहीं आ पाए जहां से लाइट बाहर जा सकती थी, तो 5 तो यूज ही नहीं होंगे रिकॉम्बिनेशन के लिए, एक्टिव रीजन में नहीं आए तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। या एक्टिव रीजन कैसे समझो कि पी साइड से जब होल आएंगे तो सपोज इस लेंथ तक आ सकते हैं मैक्सिमम, उसके पहले इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस लेंथ तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम एरिया जहां तक रिकॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स्ड है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव एरिया। तो सपोज 100 इंजेक्ट किए थे, उनमें से 95 इस एक्टिव एरिया में आ चुके हैं। अब 95 में रिकॉम्बिनेशन तो होना ही है, ये तो बात फिक्स हो गई, बट सारे के सारे 95 मतलब सारे के सारे 95 के रिकॉम्बिनेशन से लाइट जनरेट नहीं होगी। मैं मानता हूं कि इनमें से 5 जो है नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 95 सिर्फ 90 इलेक्ट्रॉन होल पेयर के रिकॉम्बिनेशन से ही लाइट जनरेट होगी। तो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी ये फ्रैक्शन बताता है कि आउट ऑफ दोज इंजेक्टेड कैरियर जो एक्टिव रीजन में आ चुके हैं, जो एक्टिव रीजन में आ चुके हैं, उनमें से कितने कैरियर रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सर वो 5 जो हीट देंगे ना, हाँ वो 5 हीट देंगे तो वो यूजफुल नहीं होंगे। फिर 90 बचे, 90 में से फिर मैं ये देखता हूँ कि कितने आउटसाइड आ सकते हैं। सपोज 85 आ रहे हैं, तो एक्चुअली हमने 100 इंजेक्ट किया और मिला बाहर 85, तो ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, अलग अलग स्टेप पे जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि एक्सटर्नली कितने रिलीज होने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी एलईडी की इतनी है, ठीक है। और फॉर्मूले वाइज जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें मैं तुमको बता दूं कि इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है, इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी बेसिकली क्या बताता है कि टोटल जो तुमने इंजेक्ट किए हैं उसमें से कितने रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली रेशियो होता है नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड from active region IQ is ratio of number of photon emitted from active region per second to कितने होंगे, किसका रेशियो होगा ये कोई बता सकता है? एक्टिव रीजन से जितने जितने इंजेक्ट होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू एलईडी पर सेकेंड, ठीक है। और मैथमेटिकली ये वैल्यू होती है अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन जो एक्टिव रीजन से बाहर आ रहे हैं उसकी बात करें, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव रीजन से बाहर आ रहे हैं, मतलब इन जो तुम्हारा एक्टिव रीजन है वहां पे जो लाइट प्रोवाइड हो रही है, तो इंटरनल पावर जो होगी, ठीक है, इंटरनल पावर एलईडी की, उसमें हम एच न्यू को डिवाइड कर दें, मतलब टोटल पावर जो जनरेट कर रहे हैं सारे फोटॉन्स मिलके डिवाइड बाय सिंगल की पावर या एनर्जी। पेज बाहर जा रहा है सर, नहीं दिख रहा है। एक मिनट अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। This is ratio of number of photon emitted from active region per second to the number of electron injected into LED per second। और ये रेशियो होता है, अगर हम इसकी बात करें कि कितने
कैरियर नंबर ऑफ फोटोन जो है कितने एमिट हो रहे हैं एक्टिव रीजन से। तो टोटल पावर हमने देख ली इंटरनल मतलब एक्टिव रीजन की, और एक कैरियर की एनर्जी इक्वल टू h न्यू। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया एक फोटोन से, तो नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट होंगे एक्टिव रीजन में वो हमको पता लग जाएंगे। ठीक है, ये आ गए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू एलईडी पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा करंट पे। टोटल करंट तुमको पता होगी एक्सटर्नल सर्किट से, इसमें हम डिवाइड कर देंगे क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आई डिवाइड बाई ई। तो टोटल करंट कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज एनी। तो आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो तुमने इंजेक्ट किए हैं एलईडी में वो निकल आएंगे। तो दिस इज रेशियो, आई क्यू इज रेशियो ऑफ दिस किया जाता है एक्सटर्नल क्वांटम। पी इंट अपॉन एच न्यू एक बार और बता दीजिए क्या है वो। पी इंटरनल में इसलिए लिख रहा हूँ कि एक्टिव रीजन में जो पावर होगी टोटल पावर में मैं सिंगल फोटोन की पावर को डिवाइड करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं वो पता लग जाएंगे। इसी को मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ EQE, तो वो भी सेम ही होगा। ठीक है, बहुत जो है डिफरेंस नहीं होगा, एक ही डिफरेंस होगा। इंटरनल पावर की जगह जो एक्सटर्नल पावर होगी P डिवाइड बाय एच न्यू। ठीक है, P डिवाइड बाय एच न्यू और डिनोमिनेटर सेम I डिवाइड बाय E। ठीक है, बस यहाँ और यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ और यहाँ डिफरेंस है इस फैक्टर का, एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगी, सपोज 90% है तो E जो EE की वैल्यू है ये हो जाएगी 0.9। तो 0.9 इंटू P इक्वल टू P आउट हो जाएगा। ठीक है, तो P डिवाइड बाय एच न्यू, दिस इज आउटसाइड पावर जो बाहर मिल रही है। तो अगर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी जनरली यूनिटी 1 होता है, जनरली हम मानते हैं कि सारे के सारे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोविजन ऐसा बना के रखा है एलईडी का कि मैक्सिमम एरिया मोर देन 90% एरिया जो है तुम्हारा वो ग्लास कोटिंग से ढका हुआ होता है। तो सारे रिकॉम्बिनेशन जो रेडिएटिव है वो बाहर आ जाते हैं, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। अगर फिर जो न्यूमेरिकल है उनमें ज्यादातर ई की वैल्यू 1 है, तो पी इंटरनल और पी ए दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर? या अगर ये सेम नहीं है तो ई का मल्टीप्लिकेशन होगा पी इंटरनल में, पी इंटरनल इंटू ई जो भी फैक्टर होगा 0.9, 0.8, 0.85 जितने परसेंटेज होंगे वो मल्टीप्लाई होके पी दे देगा, पी इक्वल टू पी इंटरनल इंटू ई। क्लियर है? तो ये सेट्स याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, गेट में भी आया हुआ है न्यूमेरिकल इससे। कोई कंफ्यूजन? 0.9 इंटरनल। हाँ, जैसे अगर 90% एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं बाहर तो मैं बोलूंगा P इक्वल टू 0.9 टाइम्स P इंटरनल। क्लियर? मतलब इंटरनल पावर जो तुम्हारी है वो तो तुमको पता होगी, न्यूमेरिकल में गिवन है, और हमने बता दिया कि एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी एलईडी की 90% है, तो 0.9 इंटू P इंटरनल इक्वल टू P हो जाएगा, या P आउट भी लिख सकते हो उसको। क्लियर?